brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपको पता है इन दिनों दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, जो धमाका हुआ है, उसकी खबरें जो है वो हर मीडियम पर छाई हुई हैं। लेकिन इस बीच क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूं और ये स्टोरी अपने आप में काफ़ी दुखद है, बहुत दर्दनाक है। तो आइए बगैर किसी और प्रॉम्प्ट के मैं इसकी शुरुआत करता हूं। ये घटना है साल 2015 की और तारीख है 4 फरवरी 4 फरवरी 2015 की, 2015 की, और जगह है बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक लोकेलिटी है जिसका नाम है मल्लाताहल्ली, और यहाँ पर एक स्कूल है, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल। इस स्कूल में पढ़ने वाला एक 14 साल का लड़का अचानक स्कूल से घर लौटते वक्त रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। इस छोटे से बच्चे का नाम है किरण यादव। किरण गायब तो हो जाता है, घर के लोग परेशान होते हैं क्योंकि वो रोज़ स्कूल बस से ही स्कूल जाया करता था और कॉलोनी से थोड़ी दूर पर वो स्कूल बस जहाँ उसे उतारती थी वहाँ पर उतरता था और फिर पैदल ही वॉक करके वो घर चला आता था। लेकिन 4 फरवरी को जब स्कूल से लौटने का वक्त हो गया और वो घर नहीं लौटा तो घर के लोग और ख़ासकर पेरेंट्स, मम्मी पापा उसके काफ़ी परेशान हुए और वो अपने बच्चे को ढूंढने लगे। उन्होंने सबसे पहले स्कूल में बात की, स्कूल बस को लोकेट किया और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। पता चला कि हाँ, बच्चा स्कूल आया भी था और स्कूल अटेंड करने के बाद स्कूल बस से रोज़ जिस स्टॉप पर वो उतरता है एग्जैक्टली उसी स्टॉप पर वो बच्चा उतर भी गया था। इस जगह का नाम है विश्व भारती स्कूल स्टॉप। तो वहाँ पर विश्व भारती स्कूल के बस स्टॉप के पास एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ये बच्चा 4 फरवरी को भी उतरा था। अब जाहिर है अगर घर के पास तक वो बच्चा आया था और घर के पास वो उतर भी गया था तो इसका मतलब उसी विश्व भारती स्कूल वाले स्टॉप से लेकर जहाँ तक इस बच्चे का घर है, किरण यादव का जहाँ तक घर है, इसी स्ट्रेच के बीच में वो बच्चा कहीं गायब हो गया था। लेकिन वो कहाँ गया, किसके साथ गया, अपनी मर्जी से गया, कोई उसे लेकर गया, ये सारे सवाल जो हैं वो अनसुलझे थे और घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। 14 साल का एक छोटा सा बच्चा जिस परिवार का गायब हो जाए, आप समझ सकते हैं। तो घर वाले फ़ौरन जो है वो पुलिस के पास पहुँचे और उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर इस सिलसिले में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई और बताया कि उनका बच्चा जो है वो लापता है, गायब है। आमतौर पर छोटे बच्चों के इस तरह गायब हो जाने के मामले में किडनैपिंग का केस दर्ज होना चाहिए और इस तरह के मामलों की छानबीन जो है बहुत ही सीरियसली होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे काफ़ी वल्नरेबल होते हैं और उनको टारगेट करना, उनको किडनैप करना या उनके खिलाफ कोई अपराध करना वो आसान होता है। लेकिन इस मामले में दुखद ये था कि बेंगलुरु की पुलिस ने उस समय बहुत मुस्तैदी से काम नहीं लिया और घर वाले इंतज़ार करते रहे कि पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ पता चलेगा, कोई जानकारी मिलेगी, बच्चे के बारे में कोई खबर होगी। लेकिन वो परेशान रहे और पुलिस की तरफ से घर वालों को कोई इनपुट, कोई जानकारी नहीं मिली। 6 दिन बाद इस मामले में एक ऐसी खबर आई जिसने किरण यादव के परिवार वालों की जान निकाल दी। ये खबर थी स्कूल ड्रेस में तकरीबन 13-14 साल के एक बच्चे की लाश का बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के साथ वाले जंगल में पड़े होने की खबर। घर वालों को जब पुलिस ने बताया कि एक डेड बॉडी उनको मिली है और ये 13-14 साल के किसी स्कूल के बच्चे की है, स्कूल ड्रेस भी उसने पहन रखी है, तो एक बार आकर आप देख लीजिए, तो किरण के माता पिता का तो कलेजा जो है वो बाहर आ गया। उनको लगा कि यार ये क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारा बच्चा हो। आप सोचिए उनकी मनोस्थिति क्या होगी। तो बच्चे के पिता का नाम है BM रवि कुमार और बच्चे की माँ का नाम है प्रमीला। तो BM रवि कुमार को जब खबर मिली तो वो फ़ौरन पुलिस के बताए जगह पर पहुँचे और उन्होंने जैसे ही वो डेड बॉडी देखी वो बिल्कुल पागल से हो गए। ये डेड बॉडी उन्हीं के बेटे की थी, किरण यादव की, और BM रवि कुमार जो है उनसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि किसी के कलेजे का टुकड़ा, मतलब बेटा, किसी का संतान, किसी के औलाद इस हालत में हो तो आप समझिए कि उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। तो रो रो कर उनका बुरा हाल हुआ और
पुलिस ने उनको ये बताया और उन्होंने खुद भी ये नोटिस किया कि उनके बच्चे की हत्या गला काट कर की गई थी, यानी थ्रोट स्लिट कर दिया गया था, गला काटा गया था, यानी बहुत ही बेरहमी से किरण की हत्या की गई थी। अब सवाल यह है कि किरण की हत्या क्यों हुई, किरण की हत्या किसने की? पुलिस को अब ये पता लगाना था। पुलिस ने बच्चे के माता पिता से लंबी पूछताछ की। सबसे पहले तो बच्चे की बॉडी उनके हवाले की गई, उन्होंने लास्ट राइट परफॉर्म किए, अंतिम संस्कार किया, और फिर बच्चे के माता पिता से लंबी पूछताछ हुई। तो जब लंबी पूछताछ हुई बच्चे के माता पिता से, तो उन्होंने डिटेल में अपने बच्चे की पूरी रूटीन बताई कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किसके साथ खेलता है, कब लौटता है, कब स्कूल जाता है, सारी बातें। लेकिन इस पूरी कहानी में कोई भी ऐसा पहलू, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं था जिससे पुलिस को कोई शक पैदा होता कि उस बच्चे की किडनैपिंग किसने की और क्यों की। रही बात दुश्मनी की, तो बच्चे के घर वालों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ तक कि हमारे बेटे की भी कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि अगर किरण की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ होता तो उसके बारे में भी हमें खबर होती। तो घर वालों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस को एज सच इस बच्चे के कत्ल के सिलसिले में कोई भी लीड, कोई भी सुराग इस मामले में नहीं मिल पाई। अब जो बच्चे का पिता था बीएम रवि कुमार, वो अंदर से बहुत परेशान था, मतलब बेचैन था, और बीएम रवि कुमार को ये लग रहा था कि इस मामले में पुलिस जिस तरह से तफ्तीश कर रही है उससे तो शायद ही कभी सच्चाई बाहर आए। और उन्होंने ये सोचा कि अगर इस मामले की तफ्तीश को लेकर अगर वो पुलिस के भरोसे बैठे रहते हैं तो शायद कभी भी उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और ये सोचकर बीएम रवि कुमार ने खुद ही इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। ये एक पीड़ित पिता जिसने अपने छोटे से बच्चे को गंवा दिया था, उसकी पीड़ा थी, उसकी तकलीफ थी कि वो इस मामले की खुद जांच करना चाहते थे, इस मामले की तफ्तीश करना चाहते थे। वो कोई पुलिस वाले, कोई डिटेक्टिव कुछ नहीं है, नॉर्मल आदमी है, किसी फर्म में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन उस समय वो बहुत बेचैन थे सच जानने के लिए, और इसीलिए उन्होंने इसकी तफ्तीश खुद शुरू की। और विश्व भारती स्कूल के पास, जिस बस स्टॉप के पास वो बच्चा उतरा था, उस बस स्टॉप के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, ये काम कायदे से पुलिस को करना चाहिए था। बीएम रवि कुमार ने उन सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को एग्जामिन करने का फैसला किया। वो एक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एक मकान, एक एक दुकान में गए और उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे फुटेज का डंप लिया और उन फुटेजेस को देखना शुरू किया। तकरीबन 50 से लेकर 75, 50 to 75 ऑलमोस्ट इतने सारे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज उन्होंने देखे। शॉर्ट टाइम फ्रेम का ही देखना था, लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम था, नंबर इतना ज़्यादा था कि इनको बहुत समय लगा। 6 दिनों का वक्त तकरीबन गुजर गया और 6 दिनों के बाद वो इस मामले में पहली लीड हासिल करने में कामयाब हो गए। बीएम रवि कुमार ने यह देखा कि जिस दिन उनका बेटा गायब हुआ था, यानी 4 फरवरी 2015 को, उस दिन उनका बेटा जब विश्व भारती पब्लिक स्कूल के पास बस से उतरा, उससे उतरने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो एक ब्लैक कलर की बाइक में किसी नौजवान के साथ बैठा और वहाँ से आगे निकल गया। ये एक बहुत ही क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस था, ये एक सुराग भी था। ये आदमी कौन था? अब बीएम रवि कुमार ये पता करने की कोशिश करने लगे। पहली ही सीसीटीवी फुटेज जो है कोई बहुत क्रिस्टल क्लियर थी नहीं कि समझ में आ जाती, तो एक एक करके उन्होंने और भी कई सारे इस सीक्वेंस को लिंक करने वाले, जुड़ने वाले और भी कई सीसीटीवी फुटेज देखे और उनको ये पता चला कि जिस लड़के के साथ वो बाइक पर बैठकर गया उनका बच्चा, वो लड़का जो है वो तकरीबन 22-24 साल उसकी उम्र रही होगी और उस लड़के के साथ उनका बेटा जो है बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। मतलब एक होता है ना, किसी अजनबी से जब आप कोई बात करता है या कोई अजनबी किसी को रोकता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप किसी नोन आदमी से मिलते जुलते हैं कहीं पर तो फिर आपका बॉडी लैंग्वेज दूसरा होता है। उन्होंने देखा कि उनके बेटे का बॉडी लैंग्वेज जो है ऐसा है जिसे देखकर लग रहा था कि शायद उनका बेटा इस लड़के को जानता है। ये जो लड़का बाइक लेकर आया था, इस लड़के को खुद बीएम रवि कुमार भी जानते थे और कुछ एक सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले एक परिवार का बेटा है, उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है मंजूनाथ। और मंजूनाथ वो लड़का था जिसे सिर्फ बीएम रवि कुमार यानी किरण यादव के परिवार के लोग ही जानते थे, ऐसा नहीं है, बल्कि मोहल्ले के सारे लोग जानते थे। मंजूनाथ एक एक्टिव लड़का था और कई बार
जो है वो इस बच्चे के साथ, किरण के साथ क्रिकेट खेला करता था। किरण को जब स्कूल से आने में कई बार देर हो जाती थी तो वो मंजूनाथ के घर भी चला जाता था, वहाँ कुछ घंटे रुक जाता था, वहाँ उन्हीं के घर में कुछ खाना वाना भी खा लेता था। और ये जो बच्चा है किरण, वो मंजूनाथ को अन्ना कहकर बुलाया करता था। अन्ना मतलब बड़ा भाई। तो एक तरह से देखा जाए तो जिस लड़के के साथ, मंजूनाथ के साथ किरण आखिरी बार देखा गया और गायब हो गया, उस मंजूनाथ के साथ किरण का रिलेशन बहुत ही प्यार भरा था और बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। यहाँ तक कि जब किरण यादव की लाश मिली और उसका लास्ट राइट परफॉर्म किया जा रहा था, अंतिम संस्कार उसका हो रहा था, उस समय मोहल्ले के दूसरे लोगों के साथ मंजूनाथ भी वहाँ पर था और मंजूनाथ बहुत दुखी था और वो उन पलों को याद कर रहा था जिन पलों में किरण यादव नाम का ये छोटा सा बच्चा मंजूनाथ से मिला करता था और उसको अन्ना बोला करता था। तो इस पूरे घटनाक्रम पर जब तक ये सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया था और बीएम रवि कुमार ने अपने बेटे को मंजूनाथ के साथ जाता हुआ नहीं देख लिया था, तब तक किसी को भी मंजूनाथ पर कोई शक नहीं था। अब रवि कुमार को शक नहीं बल्कि यकीन हो गया कि उनके बेटे की मौत और गुमशुदगी के पीछे मंजूनाथ का ही हाथ है। उन्होंने कुछ और फुटेज इसके आगे एक्सप्लोर किए। उन्होंने ये देखा कि आगे जाकर एक ऑटो रिक्शा में ये दोनों सवार हुए और वहाँ से फिर आगे निकल गए। लेकिन इसके बाद वो ऑटो रिक्शा कहाँ गया वो उसको लोकेट नहीं कर पाए, क्योंकि बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के पास जिन जंगलों में इस बच्चे की लाश मिली थी वो एक आइसोलेटेड स्ट्रेच है, यानी एक सुनसान जगह है जहाँ जंगल ही घने जंगल हैं, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए कुछ दूरी जाने के बाद वो कैमरों से ये दोनों ओझल हो गए, ऑटो रिक्शा भी ओझल हो गया। लेकिन ये एक एविडेंस के तौर पर, एक क्लू के तौर पर सामने आ गया कि मंजूनाथ बच्चे को लेकर गया था। अब ये सीसीटीवी फुटेज लेकर बीएम रवि कुमार ने फ़ौरन पुलिस को दिया और पुलिस से कहा कि आप इस मामले को एग्जामिन कीजिए। पुलिस ने फुटेज देखा और फुटेज देखने के बाद पुलिस भी कन्विंस्ड हो गई कि उनके बेटे की गुमशुदगी और कत्ल में मंजूनाथ का कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है। उन्होंने बिना देर किए हुए मंजूनाथ को पिक कर लिया, उठा लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। मंजूनाथ ने पहले पुलिस को बहलाने की पूरी कोशिश की, झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने मान लिया कि हाँ, उसी ने किरण यादव को अगवा किया था और उसकी हत्या भी की थी। और हत्या करने के लिए उसने जो नॉर्मल शेविंग ब्लेड्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया था। उसने 5 से 6 शेविंग ब्लेड्स खरीदे थे एक स्टोर से और इस मर्डर की उसने प्लानिंग पहले से कर रखी थी। उसके बताने पर पुलिस उस स्टोर में भी पहुंची जहां से उसने शेविंग ब्लेड खरीदे थे और स्टोर से भी इस बात की तस्दीक हो गई, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज के फॉर्म में हो या फिर स्टोर वाले की गवाही के फॉर्म में हो, कि हाँ, मंजूनाथ ने कुछ दिन पहले वहाँ से कुछ ब्लेड्स खरीदे थे और उन्हीं ब्लेड से उसने किरण की हत्या की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि मंजूनाथ ने किरण की हत्या क्यों की और मंजूनाथ ने किरण को कैसे अगवा किया, मतलब उसने स्टोरी क्या बनाई होगी कि किरण उसके साथ बाइक पर सवार होकर चला गया। तो मंजूनाथ से जब पूछताछ हुई तो वो कहानी सामने आई। मंजूनाथ ने जैसे ही किरण 4 फरवरी को बस से नीचे उतरा, मंजूनाथ बाइक लेकर वहाँ पर खड़ा था, वो फ़ौरन किरण के पास गया और उसने किरण से कहा कि छोटे भाई, तुम फ़ौरन मेरे साथ चलो, तुम्हारा भाई जो है वो खेलते खेलते गिर गया है, उसे काफ़ी चोट आई है और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे भाई को लेकर हॉस्पिटल गए हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचना है, उन्होंने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। अब कोई भी बच्चा जो अपने मोहल्ले के किसी आदमी को, मतलब चाहे उसको भैया कहता हो या अंकल कहता हो, अगर इस तरह की अर्जेंसी शो करता हुआ कोई आदमी किसी बच्चे के पास जाए और उसे कहे कि चलो तुम मेरे साथ, तो आम तौर पर मुझे लगता है 10 में से 9 मामले ऐसे होंगे जिसमें बच्चा जो है ऐसे किसी आदमी के साथ आराम से बैठकर चला जाएगा। तो किरण भी आंख मूंद कर मंजूनाथ पर भरोसा कर उसकी बाइक में बैठ गया, क्योंकि ऐसे भी वो मंजूनाथ को बहुत प्यार करता था, अन्ना कहता था, और मंजूनाथ उसे लेकर धोखे से अगवा करके सुनसान जगह पर, यानी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के पास जंगलों में लेकर चला गया। कोई एक्सीडेंट, मम्मी पापा के हॉस्पिटल में होने की बात, ये सारी बातें झूठी थी। मासूम किरण ने अपने मोहल्ले के रहने वाले बड़े भाई पर, अन्ना पर भरोसा कर लिया और उसके साथ चला गया और अन्ना ने ले जाकर गला काटकर उसकी हत्या कर दी। सवाल है ऐसा क्यों किया? तो इसका जवाब है कि पिछले साल, यानी साल 2014 में, ये घटना तो 2015 की है, 2014 में जो किरण की माँ है प्रमीला, उन्होंने मंजूनाथ के घर वालों को और स्पेशली मंजूनाथ के पेरेंट्स को कुछ ऐसी बातें कही थी जिन बातों को सुनने के बाद, जिन बातों को जानने के बाद मंजूनाथ बदले की आग में जल रहा था। असल में मंजूनाथ उस मोहल्ले में जहाँ रहता था वो
लोग वहाँ एक कोठी के मालिक हैं, उनको आप लैंडलॉर्ड कह सकते हैं। तो शहरों में तो लैंडलॉर्ड मतलब ज़मींदार नहीं होते, बल्कि कोठियों के, बड़े मकानों के मालिक होते हैं। तो मंजूनाथ के परिवार के पास अपना मकान, अपनी कोठी थी, और उस कोठी में कुछ किराएदार भी थे। इन्हीं में एक किराएदार ऐसा भी था जिसकी वाइफ के साथ मंजूनाथ के रिलेशनशिप था, मंजूनाथ का कुछ रिलेशन था। और ये रिलेशन जो है वो ऑब्वियसली नॉर्मल रिलेशन नहीं था, क्योंकि मंजूनाथ तो एक नए उम्र का लड़का था, 22-23 साल का, और किसी की वाइफ के साथ अगर उसका रिलेशन था तो उस महिला के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हुआ, और मंजूनाथ जो है वो इस तरह के अजीबोगरीब रिलेशनशिप में इन्वॉल्व था। इसके बारे में प्रमीला को जानकारी मिल गई थी, यानी प्रमीला ने कभी मंजूनाथ को उस महिला के साथ ऑब्जेक्शनेबल कंडीशन में देख लिया होगा। तो प्रमीला ने जब ये चीज़ देखी तो वो कहते हैं ना कि आज के ज़माने में इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो प्रमीला से ये गलती हुई। प्रमीला ने क्या किया, जब प्रमीला ने देखा कि उनके पड़ोस में रहने वाला मंजूनाथ अपने ही किराएदार की बीवी के साथ गलत तरीके से किसी रिलेशन में इन्वॉल्व है, तो प्रमीला ने इसके बारे में मंजूनाथ के पेरेंट्स से शिकायत की। अब आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स से शिकायत हुई होगी तो क्या बवाल मचा होगा। पेरेंट्स ने हो सकता है कि मंजूनाथ को काफ़ी डांटा फटकारा हो, पिटाई लगाई हो। और इसके बाद मंजूनाथ बहुत तेज़, बहुत सख्त खुंदक में था, और वो लगातार प्रमीला से बदला लेने के फिराक में था। वो प्रमीला को तो अगवा कर नहीं सकता था, उसके घर में घुस नहीं सकता था, उसे हार्म नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ऐसा करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो फिर उसने दूसरा तरीका ये सोचा कि वो प्रमीला को ऐसी चोट पहुंचाएगा कि प्रमीला जो है जीवन भर तड़पेगी। इसी प्लानिंग के तहत उसने किरण यादव, जो प्रमीला और रवि कुमार का बेटा है 14 साल का, उसे अगवा करने की ठानी। अगवा किया, और अगवा करने के बाद बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के जंगलों में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। शेविंग ब्लेड से हत्या की, और हत्या, चूंकि शेविंग ब्लेड से मर्डर करना कोई मामूली बात तो है नहीं, आप समझ सकते हैं, वो दोधारी ब्लेड होती है, उसके दोनों तरफ शार्प एजेस होते हैं। तो खुद मंजूनाथ के हाथ में भी कई जगह कट मार्क लग गए, क्योंकि जब वो किरण के गले पर वो ब्लेड चला रहा था तो किरण ने रिटेलिएट किया, खुद बचने की कोशिश की। तो इस चक्कर में मंजूनाथ को भी चोटें आई और उसके भी हाथों में ज़ख्म हो गए। ये चोटें और ज़ख्म तफ्तीश के बाद जो है, इन चीज़ों पर पुलिस का भी ध्यान गया, बाकी लोगों ने भी उसको रिलेट किया कि हाँ, इसके हाथ में भी ज़ख्म है, तो ये ज़रूर किरण के मर्डर के समय उसको वो ज़ख्म लगे होंगे। पोस्टमार्टम में ब्लेड से किरण का गला काटे जाने की पुष्टि हुई। फिर जब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ तो मंजूनाथ के बॉडी में जो कट मार्क थे उसमें भी ब्लेड यूज़ किए जाने की बात सामने आई। तो इस तरह से सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट होती गई, और इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट पेश की। लेकिन पुलिस से ज़्यादा क्रेडिट इस मामले में उस बच्चे के पिता BM रवि कुमार को ही है, जिन्होंने खुद इस मामले की तफ्तीश को इनिशिएट किया। इस मामले में 26 गवाह थे, और उनमें से ज़्यादातर गवाह जो है होस्टाइल हो गए, यानी मुकर गए। तकरीबन 38 सबूत थे इस मामले में। वो अलग अलग शॉपिंग बिल के फॉर्म में हो, या किसी जगह के CCTV फुटेज के फॉर्म में हो, या कोई और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो। 38 तकरीबन सबूत थे, CCTV कैमरों के फुटेजेस थे। इन सारी चीज़ों के हवाले से, और जो मेडिकल रिपोर्ट है, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या मंजूनाथ के शरीर पर जो चोट लगी थी उसकी रिपोर्ट हो, उन सारे रिपोर्ट के हवाले से 26 में से ज़्यादातर गवाहों के होस्टाइल हो जाने यानी मुकर जाने के बावजूद इस मामले में 2 साल बाद यानी साल 2017 में मंजूनाथ को आजीवन कारावास की सज़ा हुई, और उसे हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया। तो ये थी कहानी जिसमें एक छोटे से बच्चे की हत्या खुद उसके पड़ोस में रहने वाले एक मुंह बोले भैया ने कर दी थी। इस घटनाक्रम से मुझे ऐसा लगता है हमें ये सबक मिलती है कि एक तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो। अगर प्रमीला को कुछ बात नागवार गुजरी थी तो मुझे लगता है कि वो मंजूनाथ को ही प्यार से बुलाकर समझा सकती थी, कह सकती थी कि बेटा ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, और वो भी बहुत सॉफ्ट तरीके से, क्योंकि आदमी इस तरह के मामलों को लेकर बड़ा ही पॉजिटिव और सिक्रेटिव होता है। अगर मंजूनाथ की आप पोल खोल देंगे और उसके माता पिता को बता देंगे, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ मंजूनाथ के एक्ट को, लेकिन अक्सर देखा गया है कि नए उम्र के लड़के जो है रिटेलिएट करते हैं, रिबेलियस तरीके से बिहेव करते हैं। तो क्यों उस
सिचुएशन को अराइज होने देना, इसलिए बहुत सावधान, सजग, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि अपने बच्चों को भी ये बताने की ज़रूरत है कि रास्ते से कोई भी मुँह बोला अंकल, चाचा, ताया, आंटी, दोस्त अचानक अगर बुला ले, कोई इमरजेंसी प्रिटेंड करे, बताए, तो उस इमरजेंसी पर कान नहीं देना, ध्यान नहीं देना, बल्कि जाना भी नहीं। ये भी यहाँ पर भी एक लूज एंड है इस मामले में। तो मेरे हिसाब से इस तरह से इन घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। एंड इस मामले में हैट्स ऑफ टू दैट गाई जो इस मासूम बच्चे के पिता थे, जिन्होंने खुद एक जासूस की तरह अपने बेटे के कत्ल के मामले की तफ्तीश की और उसे सज़ा भी दिलाई। तो ये थी पूरी कहानी। अभी दिल्ली ब्लास्ट के बाद आप समझ सकते हैं कि थोड़ी काम को लेकर व्यस्तता हम सारे लोगों की थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और इत्तेफाक भी यह है कि मेरी कलीग मनीषा फिर से छुट्टी पर है, तो कल भी वो नहीं आई थी और इस वजह से मैं भी आप लोगों के सामने हाजिर नहीं हो पाया। थोड़ा सा तो वर्कलोड बढ़ ही जाता है। और दूसरा ये कि आज भी वो नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने आ पाया, कुल मिलाकर वक्त मुझे मिला और मैं आ पाया। तो मैं बस ये एक रीज़न जो फैक्ट है वो बताने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आकर किसी पर कोई उपकार कर रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हाजिर हो जाऊँ आप लोगों के सामने, लेकिन कई बार चाह कर भी नहीं आ पाता हूँ। आज भी वक्त की थोड़ी कमी है, तो इसलिए इजाज़त चाहूँगा। और आज कोई कमेंट या आपके सवालों का जवाब आज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आज की स्टोरी पर कमेंट करके अपनी बात ज़रूर रखिएगा। सवाल पूछना चाहे तो पूछिएगा। कल जब मैं हाजिर होऊंगा, कल मनीषा जी की वापसी हो रही है छुट्टी के बाद, तो कल जब मैं हाजिर होऊंगा तो आप लोगों से हमारा जो 2 वे कम्युनिकेशन है वो फिर से यूं ही चलेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।